नमस्कार, मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। आज हम लोग जमुई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, 40 नंबर है इसका, यानी बिहार में जो 40 सीटें हैं तो कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज उसकी नंबरिंग होती है, तो इसको आप टेक्निकल भाषा में 40 जमुई आरक्षित पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी बोल सकते हैं। इस संबंध में आपसे कुछ तथ्यों पर बात करेंगे। जमुई एक स्वतंत्र जिला के रूप में 91 में अस्तित्व में आया। पहले ये मुंगेर जिले का एक अंग था। स्वाभाविक रूप से 91 में श्री लालू प्रसाद यादव जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके कार्यकाल में यह जिला बना। उनके कार्यकाल में इनफैक्ट बहुत जिले बने और उसके बाद फिर कोई नया जिला नहीं बना है। वर्तमान में करीब 15,50,936 वोटर्स हैं, जिसमें 7,22,530 महिलाएं हैं और 8,28,406 पुरुष मतदाता हैं। इसकी स्टैटिस्टिक्स है, यद्यपि ये बढ़ घट सकता है, इसलिए कि आप सब लोग को पता है कि चुनाव में कंटिन्यूअस अपडेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स होता है। इस कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल मिला जुलाकर 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। तारापुर जो मुंगेर जिले में है, शेखपुरा जो शेखपुरा जिले में है, सिकंदरा, जमुई, झाझा और चकाई ये जमुई जिलों में है। इस ज़िले की लिटरेसी रेट 50.9% है, यानी ये लिटरेसी रेट बहुत अच्छा नहीं है। पॉपुलेशन एक चाणक्य वेबसाइट है, उसने इसमें सर्वे किया था, उसके अनुसार बुद्धिस्ट का पॉपुलेशन 0.001%, क्रिश्चियन 0.35%, जैन 0.01%, मुस्लिम्स की आबादी अच्छी खासी है 10.58 यानी 11% कह सकते हैं। शेड्यूल कास्ट की अच्छी खासी आबादी है 17.15%। शेड्यूल ट्राइब भी यहाँ अच्छा खासा है 3.27%। सिख की आबादी बहुत कम 0.02%। अब वो जनरल जो आबादी है उसमें एक अच्छी खासी, हालांकि कास्ट सेंसस होने के बाद तो आंकड़े पता लग गए, लेकिन मैं उस पर बात अभी नहीं करूँगा। हम आज बैठे हैं आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए। पहला, चुनाव आयोग पर जो कैंडिडेट्स के एफिडेविट अपलोड किए जाते हैं, तो उसके आधार पर जो मेरे पास जानकारी उपलब्ध हुई उन सोर्सेज के आधार पर, तो उसमें जो प्रमुख कैंडिडेट है उसमें 2 ही पर चर्चा करते हैं। एक इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी के उम्मीदवार हैं अर्चना कुमारी। अर्चना रविदास भी कुछ लोग उनको बोलते हैं, लेकिन एफिडेविट में जो नाम ऑफिशियल है अर्चना कुमारी है। और दूसरे कैंडिडेट एनडीए की तरफ से एलजेपी के कैंडिडेट हैं चिराग पासवान जी की पार्टी के, उनका नाम है अरुण भारती। तो ये दोनों कैंडिडेट अभी फ्रेम में हैं और मुख्य रूप से चुनाव इसी में होना है। अरुण कुमार भारती मूलतः जो इनका एफिडेविट कहता है वो रहने वाले विजयनगर रुकनपुरा बेली रोड, यानी यह दानापुर कॉन्स्टिट्यूंसी, दानापुर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी और पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के रहने वाले हैं, यानी ये जमुई के रहने वाले नहीं हैं। इनके एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में जो लिखा हुआ है, इन्होंने MBA इंग्लैंड की किसी यूनिवर्सिटी से किया है और वर्तमान में व्यवसाय के नाम पर ये कई कंपनियों के डायरेक्टर भी हैं। अर्चना कुमारी जी तिलका मांझी यूनिवर्सिटी भागलपुर से MA रूरल इकोनॉमिक्स से की है, जो उनका एफिडेविट बता रहा है, और वो मूल रूप से बरियारपुर की रहने वाली हैं, यानी वो मुंगेर कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ता है। यानी ये दोनों कैंडिडेट, यद्यपि अर्चना कुमारी के बारे में बताया जा रहा है कि उनका मैके, उनका नैहर वो जमुई में पड़ता है, तो अगर उसको मान भी लें तो एक तरह से वो जमुई के पार्शियली हो सकते हैं, लेकिन भारती जी जमुई के रहने वाले नहीं हैं। ये मोटे तौर पर जानकारी है, बाकी उनके एफिडेविट को आप देख सकते हैं। प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू में बेशक और निर्विवाद रूप से अरुण कुमार भारती जी क्वालिफिकेशन वाइज भी ज़्यादा हैं, प्रॉपर्टी भी इनकी अच्छी खासी है।
जो आप एफिडेविट देखेंगे तो ये कई एक कंपनियों के डायरेक्टर हैं और इनके पूरे प्रॉपर्टी के रिटर्न देखने से भी लगता है कि बिल्कुल संपन्न हैं और बहुत सारी एसेट्स एंड बहुत सारी लायबिलिटीज़ की इसमें चर्चा की गई है। वो आप सब लोग मतलब आम आदमी को ये ज़रूर देखना चाहिए। पैसे में इन्होंने लिखा है व्यवसाय और समाज सेवा, हालांकि समाज सेवा आजकल सब लोग लिख देते हैं। स्ट्रेथक्लाइड यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमबीए की है 2004 में यूनाइटेड किंगडम से। ये पूरा इनका ये एड्रेस एफिडेविट को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। कई एक कंपनियों के ये डायरेक्टर भी रहे हैं। आज हम मुख्य रूप से 2-3 विषय पर बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जमुई की सभा से बिहार के चुनावी प्रचार का शंखनाद किया। उनका पूरा भाषण पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। उन्होंने मुख्य रूप से 3 चीज पर बात की। पहला कि देश आर्थिक रूप से बहुत सबल हो रहा है और हम विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बहुत बढ़ा दिया है। वंदे भारत की विशेष रूप से चर्चा की कि जमुई से वो क्रॉस करती है। उसके बाद उन्होंने चिराग पासवान जी के स्वर्गीय पिता को एक तरह से श्रद्धांजलि दी, उनके विषय में भी बात किया और चिराग पासवान का मुख्य रूप से उन्होंने नाम लिया। उनके संबोधन में एक बड़ी अच्छी बात, ये बड़ी दिलचस्प बात सामने आई। उनके संबोधन में जो शुरुआती लाइन था संबोधन के, उसमें उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री जी का भी नाम उन्होंने संबोधन में नहीं लिया। उनके भाषण में आश्चर्यजनक रूप से परिवारवाद का मुद्दा गायब था। उन्होंने उस पर चर्चा ही नहीं की, क्योंकि उनको मालूम था कि अगर परिवारवाद पर हम प्रहार करेंगे तो फिर वो काउंटर अटैक भी होगा, क्योंकि ये जो प्रत्याशी हैं अरुण कुमार भारती, इनकी माताश्री भी एमएलसी रही, कांग्रेस की बहुत पुरानी नेता रही, श्रीमती ज्योति जी कांग्रेस के बहुत प्रमुख नेताओं में से एक थी, बड़ी प्रखर नेत्री रही। उन्हीं के पुत्र हैं और रामविलास पासवान जी के दामाद है। उस नाते चिराग पासवान के बहनोई हुए। तो परिवारवाद पर बिल्कुल अटैक नहीं किया इन्होंने, क्योंकि जानते थे कि हम फिर बैकफुट पर आ जाए। इन्होंने अटैक किया फिर करप्शन पर भी, और स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री जी के भाषण में बिहार में कांग्रेस पर अटैक कम होता है और आरजेडी पर ज़्यादा अटैक होता है। तो रेलवे में भर्ती को लेकर के और अन्य घोटालों और जंगल राज की बात की गई। उसके बाद मुख्यमंत्री जी भी उसी मंच पर वो विराजमान थे। मुख्यमंत्री जी का भाषण मैं निराशाजनक तो नहीं कहूँगा, लेकिन इलेक्शन में जिस तरह का भाषण होता है उसमें से बहुत प्रमुख अवयव गायब थे। न तो उत्साह था, न ही उमंग था, और जैसे उनकी शैली रही है, बोलते बोलते मतलब किस दिशा में वो चले गए पता ही नहीं चला। लग ही नहीं रहा था कि वो चुनावी भाषण है। चुनावी भाषण और सरकारी भाषण, विधानसभाओं में दिए गए भाषण, इस सबों में कंस्पिक्वस डिफरेंस होता है। तो जैसा उनकी शैली है, और जो आजकल वो जिसको बोलते हैं वो एक ही टेप बजता रहता है कि हमने ये कर दिया, और 2005 के पहले क्या था, 2005 के पहले तो लोग घर से नहीं निकलते थे, वो उसी स्टाइल में उन्होंने बात की। फिर हमने बहुत सड़कें बनवाई, रोड बनवाया, बिजली की स्थिति ठीक की, बच्चियों की पढ़ाई के बारे में भी उन्होंने बात किया। तेजस्वी जी भी भाषण में, हालांकि उन्होंने बड़ी शालीन तरीके से अटैक किया, और उन्होंने जो अरुण कुमार भारती है उनको बताया कि ये तो दामाद हैं, तो दामाद आएंगे और चले जाएंगे। तो एक तरह से लोकल और बाहरी का उन्होंने चर्चा किया, और अपने 17 महीने के कार्यकाल का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। ये सभी कैंपेन जो 3 स्टार्स की चर्चा करें अगर हम, प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी जी का, तो इस सभी भाषणों में एक जो चीज़ गायब मिला उस पर ध्यान देने की जरूरत है। पहला चीज़, किसी वक्ता ने, किसी लीडर ने जमुई स्पेसिफिक कोई बात नहीं किया कि जमुई के लिए उन्होंने क्या किया है या फिर जमुई के लिए उनके पास क्या योजना है। और दूसरा, हम लोग एमपी जब चुनते हैं, कॉन्सेप्ट डेमोक्रेसी में यही था कि अच्छे लोग चुन करके जाए। किसी स्टार कैंपेनर ने
सिवाय इसके कि कौन लोकल है और कौन बाहरी है, उस कैंडिडेट के विषय में कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। अरुण कुमार भारती जी क्या यहाँ करेंगे जीतेंगे तो, इनके क्या गुण हैं, इनका यूएसपी क्या है, इनकी क्या सोच है, ये क्या करने वाले हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। ठीक उसी प्रकार आरजेडी के कैंडिडेट के विषय में भी चर्चा नहीं हुई कि वो आखिर जीतेंगी तो क्या करेंगे। डेमोक्रेसी में एक बड़ा खतरनाक एब्रेशन आया है। तो एक तो ये मुद्दा ये है समझने की कि जो व्यक्ति खड़ा हो रहा है एमपी में, क्या वो डमी है और क्या जनता सिर्फ इसलिए वोट दे दे कि वो किसी खास गठबंधन का हिस्सा है और वो जीतेगा तो अमुक आदमी प्रधानमंत्री बन जाएगा, या अमुक आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना है, क्या ये मुद्दा हो? ये बहुत मूल प्रश्न है। एक चीज़ और आपको दिखाना चाहेंगे, यही आप देखिएगा कि आरपी एक्ट सेक्शन 62 में एक प्रावधान कर दिया गया कि वो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का भी अगर सिटीजन है, वोटर है, वो कहीं से भी खड़ा हो सकता है। समय आ गया कि इस पर बात होना चाहिए। और ये अक्सर होता है, और अक्सर आप सुनेंगे कि किसी दूसरे जगह का व्यक्ति चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद वो दोबारा लौट करके ही नहीं आया। हमको याद है, हम जमशेदपुर में पोस्टेड थे, तो महाभारत के एक प्रमुख कलाकार, महाभारत उन दिनों पूरा एकदम बहुत ही पॉपुलर सीरियल था, तो महाभारत के, उनका नाम लेना उचित नहीं होगा, वो जमशेदपुर से खड़ा हुए और एकदम शानदार तरीके से जीत गए। मैं उन दिनों 4 साल 4.5 साल लगभग वहाँ पोस्टेड रहा। जीतने के बाद उनका किसी ने दर्शन तक नहीं किया, और अगली बार तो वो चुनाव लड़ने के लिए भी नहीं आए। तो ये जो ग्लैमर और पीपुल सेंट्रिक पर्सनालिटी कल्ट वाली बात आई है लोकसभा के चुनाव में, इवन विधानसभा के चुनाव में, ये बड़ा खतरनाक ट्रेंड है। इसकी ओर हम आपको इशारा करना चाहते हैं। दुनिया के बाहर जो मुल्क हैं वहाँ पर ये ग्लैमर और पर्सनालिटी कल्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, और वाइब्रेंट डेमोक्रेसी में, मैच्योर डेमोक्रेसी में ये होना भी नहीं चाहिए। अन्यथा वोटर्स भी इमोशंस में, अगर आप जाकर के बात कीजिए, हम लोगों ने बात किया वहाँ, एक वोटर से आज ही बात किए तो बताया कि मेरा जमुई घर है। हमने कौन खड़ा है वहाँ? तो बोला कि हम तो अमुक आदमी को वोट देंगे, माने हम या तो मोदी जी को वोट देंगे या तेजस्वी जी को वोट देंगे। कौन कैंडिडेट खड़ा उसको पता ही नहीं। एक तो ये खतरनाक ट्रेंड है। दूसरा, एक और बात हम आपको बताना चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है, और उस प्रोविजन के अनुसार हर एक सेंसस के बाद एक डिलिमिटेशन कमीशन की स्थापना की जाती है, जो लोकसभा और विधानसभा क्षेत्रों का पुनर्गठन करता है। अब जरा देख लीजिए कि जो डिलिमिटेशन कमीशन ने गठन किया है वो क्या तमाशा है। मतलब ये आश्चर्यजनक है। आप सोच करके देखिए, ये जमुई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 3 जिलों में पड़ता है, कुछ शेखपुरा में, कुछ मुंगेर में और कुछ जमुई में। मुंगेर कॉन्स्टिट्यूएंसी को तो, अगर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी को आप देखिएगा तो पटना जिला से लेकर और मुंगेर जिला और शेखपुरा जिला कहाँ कहाँ घुस जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारे हथकंडे एक दो चीज़ की तरफ इशारा करते हैं। पहला, इस पूरे प्रक्रिया में, जिसको हम लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल, इस पूरे प्रक्रिया से आम आदमी गायब है। आम आदमी इस पूरे प्रोसेस में कहीं है ही नहीं। उसके इशूज, उसके कंसर्न, उसके इंटरेस्ट का कोई मतलब नहीं, कहीं कोई मतलब नहीं। और दूसरा, जो कैंडिडेट्स खड़ा होता है, उस कैंडिडेट्स का भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई लेना देना नहीं होता। तो ये खतरनाक ट्रेंड राजनीति के लिए और प्रजातंत्र के लिए बहुत घातक है। वक्त आ गया है कि आम जनता से ये मांग उठे, और कई जगह उठना भी शुरू हुआ है, कि जो भी कैंडिडेट हो वो वहीं का हो, और कैंडिडेट के क्वालिफिकेशन, उसके अचीवमेंट, उसके एक्सपीरियंस, उसके इंटीग्रिटी, उसके कैपेबिलिटी पर चर्चा होनी चाहिए। ऐसा नहीं होने से क्या हो रहा है, अब जैसे नरेंद्र मोदी, मोदी जी का भाषण आप सुन लीजिए। मोदी जी हर बात में कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है। अब ये कुछ लोग इससे सहमत भी होंगे, कुछ लोग नहीं भी होंगे,
लेकिन कहीं न कहीं मोदी की गारंटी पर ही जमुई का भी चुनाव हो रहा है। उसी तरह से दूसरी पार्टी भी वही स्टाइल में बात करते हैं। तो ये डेमोक्रेसी का तो ये बिल्कुल विभत्स स्वरूप है। तीसरी चीज, आप पूरे कैंपेन को अगर देखिएगा, जितने भी स्टार प्रचारक लोग बात कर रहे हैं, जमुई के क्या इश्यूज हैं, जमुई के क्या प्रॉब्लम है, जमुई को कैसे डेवलप किया जाएगा, जमुई में अभी तक क्या उन्होंने किया, जमुई में आगे वो क्या करने वाले हैं, जमुई की इकोनॉमी, जमुई का इंडस्ट्रीज, जमुई का डेमोग्राफी, जमुई का हेल्थ केयर, जमुई का एजुकेशन, जमुई का एग्रीकल्चर, ओवरऑल इकोनॉमी, कहीं कोई चर्चा नहीं है। यानी सोच लीजिए कि चुनाव में जो इतना सेंसिटिव चीज है, वहां अगर उस पर्टिकुलर क्षेत्र की समस्याएं इशू नहीं बनी, तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के बाद वो चीजें वहां की इशू बनेंगी? आप पूरे भाषण को उठा के देख लीजिए, क्या कभी किसी ने चर्चा की कि 50% इसका लिटरेसी रेट क्यों है, कोई इंडस्ट्रीज क्यों नहीं लगी, एजुकेशन की स्थिति क्यों इतनी खराब है, वहां के लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? जमुई के लोग, मतलब हर जिले की कमोबेश वही स्थिति है, लेकिन जमुई से बड़ी संख्या में मजदूर और जो किसान है वो पलायन करके दूसरे जिलों में या कई बार दूसरे प्रदेशों में भी जा रहे हैं। इस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। वो कैसे रुकेगा, एजुकेशन की क्वालिटी कैसे बढ़ेगी, कैसे जो एग्जिस्टिंग कॉलेजेज है वो स्ट्रेंथन किए जाएंगे, आप ये सोच करके देखिए। इसलिए दोस्तों, समझने वाली बात यह है कि जिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स वोट दें, मेरे समझ से उनको 4 विषय पर जरूर सोचना चाहिए। पहला, वो कैंडिडेट है कहाँ का, क्योंकि अगर वो पैराशूटेड कैंडिडेट है तो ज़्यादा संभावना है कि जीतने के बाद वो नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब तो उसको मालूम है कि कैंडिडेट बनना भी है पैसे देकर के, और जीत कर फिर पैसा ही कमाना है, तो 5 साल तो उसी चक्कर में लगा रहता है। 25 करोड़ रुपया तो एमपी को ऐसे ही मिल जाता है डेवलपमेंट के नाम पर। सुविधाएं हैं सो अलग, मैंने एक एपिसोड में इस पर चर्चा भी की है। दूसरा विषय ये होना चाहिए कि उस कैंडिडेट, वहां के लोकल्स, आम नागरिक डिबेट कराएं, प्रोमिनेंट कैंडिडेट को खड़ा कीजिए, खड़ा करके बोलिए कि आप अगर जीतते हैं तो आप क्या क्या काम करेंगे। यद्यपि इस पर बहस हो रही है, जो मैनिफेस्टो होता है वो इन्फोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट ऑफ लॉ में। कई बार इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मुकदमा हुआ है आप पार्टी को लेकर, या और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि ये स्पष्ट कहा है कि इलेक्शन मैनिफेस्टो जो होता है इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ नहीं होता, लेकिन फिर भी आम प्रबुद्ध नागरिक वोटर्स को अब इसके लिए तैयार होना होगा कि एक सार्वजनिक स्थल पर, सार्वजनिक मंच पर यह कैंडिडेट खड़ा हो और क्वालिटी बहस हो, आरोप प्रत्यारोप नहीं। आप बताइए कि अगर आप जीतिएगा तो क्या काम करिएगा, और वो रिकॉर्ड रहे उसका। दूसरा कैंडिडेट बताए कि वो जीता, तो और जो कैंडिडेट जीता था अगर वो फिर वहां खड़ा है तो आ करके बताए। क्या किसी ने लोक जनशक्ति पार्टी से पूछा कि साहब आप तो जीत गए थे, तो आप यहां इस पर क्यों छोड़ दिए? तो हर बार आप कॉन्स्टिट्यूएंसी बदलते रहिए और वहां का वोटर बेवकूफ बनता रहे। तीसरी चीज, उस कैंडिडेट के बारे में रिसर्च कीजिए। सिर्फ कास्ट पर कि सिर्फ पॉलिटिकल लाइन पर अगर आप वोट देते रहेंगे तो आपकी वही दुर्गति होगी। इश्यूज को ध्यान में रखिए कि आपके क्या इश्यूज हैं, कौन आपके इश्यूज को एड्रेस करता है। अगर वो करता है उसी को वोट दिया जाना चाहिए। मैं यहां अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, लेकिन आने वाले समय में हम लोग 40 लोकसभा क्षेत्र के स्टैटिस्टिक्स, ग्राफिक्स, उसके इश्यूज पर हम लोग उठाएंगे और बात करेंगे। लेकिन मेरा अपील यही है कि प्रजातंत्र में चुनाव हम प्रतिनिधि का करते हैं और वो प्रतिनिधि वापस प्रधानमंत्री का चुनाव करता है। आपके लिए महत्वपूर्ण ये है कि कौन व्यक्ति वहां का प्रतिनिधित्व करेगा, कौन व्यक्ति एमपी बनेगा और कौन व्यक्ति आपके लिए क्या काम करेगा। बहरहाल मैं यह प्रश्न आपके डोमेन में छोड़े जा रहा हूं, इस पर विचार कीजिए और अपना बहुमूल्य वोट जरूर दीजिए। जिसको भी दीजिए सोच समझ करके, लेकिन दीजिए जरूर। नमस्कार।